नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। ये वाला वीडियो अर्जेंट वीडियो रहने वाला है उन्हीं मेरे भाई बंधुओं के लिए जिन्होंने अभी तक कोई भी वन शॉट वीडियो नहीं लगाया है। देखिए, इनिशियल लेवल से मैं कल से आप सभी के लिए लगा हुआ हूं। ना इंटरनेट है ना इलेक्ट्रिसिटी है, फिर भी मैंने पूरा का पूरा एचआरएम आपको कवर करा दिया। मैंने तमाम आपकी यूनिट्स को कवर कराने की कोशिश करी। आपकी यूनिट 1, यूनिट 2 हम लोगों ने कवर की, यूनिट 3 और यूनिट 5 हम लोगों ने कवर की। लेकिन अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले पोल डाला था ये चेक करने के लिए कि कितने हमारे भाई बंधु हैं जिन्होंने वन शॉट से प्रिपरेशन कर लिया है, तो वहां पर करीब 20% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वन शॉट से पढ़ा है। अब आप लोग चाहते हैं कि हमें वन शॉट प्रोवाइड कर दीजिए जिसके अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर आए। देखिए, मैं आपको इनिशियल लेवल पे ये बात बता चुका हूं, एचआरएम एक ऐसा पेपर रहता है जिसके अंदर ये प्रेडिक्शन कर पाना, 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन देके ये प्रेडिक्शन कर पाना कि पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, करीब करीब इम्पॉसिबल होता है। लेकिन ये वाला वीडियो एक अर्जेंट वीडियो रहने वाला है। ये वाला वीडियो डेडिकेटेड रहेगा उन बच्चों के लिए केवल पास होना चाहते हैं लास्ट मोमेंट के ऊपर। अगर आप लोग केवल पास होने के लिए देख रहे हैं इस वीडियो को तो वेल एंड गुड है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं तो डेफिनेटली आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और आपके यूनिट 5 का वन शॉट लगाना पड़ेगा। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं बहुत क्लैरिटी से, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूं कि केवल पास होने के प्रोस्पेक्ट से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एचआरएम के अंदर कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो मैं आपको दे दूं और आप लोग डायरेक्ट एक वीडियो को देख करके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सके। तो अभी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में जाके स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग ऊपर ऊपर से मोटा मोटा, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि आप लोग ये आइडिया लगा सके कि ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है, संभावना है। अगर मैं इसी कड़ी में बात करूं, आपका पहला क्वेश्चन जो मैंने अपनी वन शॉट के अंदर कवर कराया था, आपको बताना है नेचर क्या रहने वाला है। एग्जैक्टली मैं कलर चेंज कर लेता हूं। क्या है आपका नेचर, क्या रहता है, स्कोप क्या रहता है और सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम क्या रहने वाला है। मैंने बताया था एचआरएम के नेचर, स्कोप और सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा ये एचआर का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो सबसे वैल्यूएबल एसेट होता है ना, उसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। माने वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं और उन लोगों के पास जो टैलेंट होता है, जो नॉलेज होती है, जो विजडम होती है, जो स्किल होती है, वो एसेट की तरह काम करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये जो आपके स्किल है, नॉलेज है, विजडम है, ये तमाम चीजें मिल करके इनको एक टर्म में डिफाइन किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहां से आप लोग पढ़ ले कि ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब होता है। पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, देयर स्किल्स, टैलेंट्स, नॉलेज एंड पोटेंशियल इज कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्सेज। इनको क्या कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट क्या रहने वाला है आपका, वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स रहने वाले हैं। अब इन तमाम ह्यूमन रिसोर्स को एक पर्टिकुलर तरीके से प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोल करने का जो प्रोसेस होता है ना, वो क्या कहलाता है, एचआरएम, माने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड द कंट्रोलिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। किसका किसके साथ ये सारा काम करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ सारा काम करना है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। किसको अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। और आप सभी को पता होगा जो आपके फंक्शन है, एचआर के जो फंक्शन है या एचआरएम के जो फंक्शन है, वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, जिनके अंदर सेकंड कैटेगरी आती है ऑपरेशनल फंक्शन की हम लोग बात करते हैं। तो वहां पर आता है आपका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर। क्लियर है। अगर आप लोग एक टर्म में एचआरएम को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लोग कह सकते हैं आपके लोगों को एक तरीके से मैनेज करना इफेक्टिवली और स्ट्रेटेजिकली, वो क्या कहलाता है, आपका एचआरएम कहलाता है। तो इतना अगर आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं तभी आप लोग इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं एचआरएम का नेचर क्या होता है। सबसे पहले पीपल ओरिएंटेड है, आप नाम में देख लीजिए, ह्यूमन पीपल, ठीक है ना। दूसरा गोल ओरिएंटेड रहने वाला है, माने आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका अपना एक टारगेट होता है, एक गोल होता है जिसके लिए वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हायर करती है ताकि वो पर्सन कंपनी के जो गोल है उसके साथ अलाइन होकर के दोनों लोग, कंपनी भी और वो पर्सन भी, म्यूचुअल ग्रोथ कर सके। दैट्स व्हाई आप लोग कहते हैं ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस रहता है, पीपल ओरिएंटेड है।
कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रहने वाला है, माने आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये अपने आप में प्रोसेस है और एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आप लोग कह सकते हो। और यहाँ पे क्या रहता है, इंटीग्रेटिव नेचर रहता है किसका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। और यहाँ पे होता है आपका डेवलपमेंट ओरिएंटेड, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और एक लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स कि एक फील्ड के अंदर, केवल स्पेसिफिक फील्ड के अंदर एचआरएम की जरूरत नहीं होती है, करीब करीब हर फील्ड के अंदर एचआरएम की जरूरत होती है, हर एक फील्ड के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी कि इसका नेचर क्या रहने वाला है। अब देखिए इसके स्कोप क्या रहने वाले हैं। ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना, एग्जैक्टली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने वाले वक्त में कितने लोगों की जरूरत है, कितनी मैन पावर की जरूरत है, और उनकी प्लानिंग करना स्ट्रेटेजिकली कि एग्जैक्टली उनको कैसे हायर किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड द एचआरपी, माने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं इसको। क्लियर है। आगे देखिए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की बात करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, परफॉर्मेंस अपेरेजल की बात करते हैं, कंपनसेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की बात करते हैं। ये सारे पॉइंट किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, स्कोप के अंदर आते हैं, तो इसको भी आप लोगों को जरूर जरूर ख्याल में रखना है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अपेरेजल हो जाएगा, कंपनसेशन मैनेजमेंट एंड लास्ट क्या रहेगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब कुछ इसी तरीके की जो पॉइंट्स है वो आपको सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस के अंदर भी देखने को मिलते हैं। माने आप लोग ये कह सकते हैं, अगर आप लोग पूछते हैं सिग्निफिकेंस क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंस क्या रहने वाला है एचआरएम का, तो एक सही पर्सन सही जगह पे अपॉइंट हो, ये इसका पहला सिग्निफिकेंस है। प्रोडक्टिविटी को इनहांस करना, एम्प्लॉयज के टर्नओवर को रिड्यूस करना, डेवलप करना लीडरशिप स्किल को, लीगल कंप्लायंसेस के एक तरीके से अलाइन होना और इंप्रूव करना इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को। ये तमाम चीजें कहां पे कैलकुलेट की जाती है, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। तो एक कलेक्टिव कॉम्बिनेशन था, ये कलेक्टिव क्वेश्चन था जहां पे 3 क्वेश्चन एक साथ पूछे गए थे। नेचर पूछा गया था, स्कोप पूछा गया था, सिग्निफिकेंस पूछा गया था। मैंने 4 करा दिए हैं, एचआर और एचआरएम की डेफिनेशन को भी मैंने यहाँ पे कवर करा दिया है। बहुत बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर ये वाला सवाल देखने को मिलता है, तो इस बार भी चांसेस हैं इस क्वेश्चन के एग्जामिनेशन में आने की। क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं, आपका रिक्रूटमेंट क्या होता है प्लस में सिलेक्शन के बीच में क्या फर्क होता है। देखिए रिक्रूटमेंट क्या है और सिलेक्शन क्या है, इन दोनों के बीच में आपको फर्क करना है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, फिर अट्रैक्ट करते हैं एंड एनकरेज करते हैं पोटेंशियल कैंडिडेट को टू अप्लाई फॉर ए जॉब पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। माने 3-4 चीजें एक साथ है, आइडेंटिफाई करना, अट्रैक्ट करना और एनकरेज करना जितने भी पोटेंशियल कैंडिडेट है, ताकि वो हमारी जो जॉब पोजीशन है उसके हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके लिए अप्लाई कर सके। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहला तो ये हो गया अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ सूटेबल कैंडिडेट, ये सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। टू क्रिएट ए टैलेंट पोल फॉर करंट एंड द फ्यूचर वैकेंसीज, टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड द टाइम ऑफ द हियरिंग, एंड आगे क्या है, टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको लिखने हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक इंटरनल सोर्स होता है, एक आपका एक्सटर्नल सोर्स होता है। इंटरनल सोर्स के अंदर प्रमोशन, ट्रांसफर, एम्प्लॉयज रेफरल आ जाता है। एक्सटर्नल के अंदर आपका जॉब पोर्टल आ गए, कैंपसेस हो गई, प्लेसमेंट होगी, एडवर्टाइजमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होगी और सोशल मीडिया हो गया। इनको क्या बोलते हैं आप लोग, एक्सटर्नल सोर्सेज बोलते हैं। माने रिक्रूटमेंट के लिए इंटरनल सोर्सेज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और एक्सटर्नल सोर्सेज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं रिक्रूटमेंट के बाद अगर आप लोग सिलेक्शन की डेफिनेशन देखते हैं तो सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग चूज करते हैं जो सबसे ज्यादा सूटेबल कैंडिडेट है हमारी जॉब के लिए, हमारी जॉब एप्लीकेशन के लिए या हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दरमियान। तो उसके सिलेक्शन का या चूज करने का जो प्रोसेस है वो सिलेक्शन कहलाता है। सिलेक्शन के अंदर मल्टीपल स्टेप्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होता है, फिर आपका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होता है, फिर आपका रिटन और स्किल टेस्ट होता है, फाइनल इंटरव्यू होता है, रेफरेंस चेक किया जाता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिन करके फाइनल जॉब ऑफर कर दिया जाता है। तो ये कुछ स्टेप है जो आप पेपर में लिख के आइएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपके नंबर पूरे पूरे आपको मिलने की संभावना है। कंक्लूजन आप लोग लेके चल सकते हैं, रिक्रूटमेंट आपका रहता है इनवाइटिंग द एप्लीकेशन, वही सिलेक्शन का मतलब है चूजिंग द बेस्ट। ठीक है, ये आपका एक लाइन में समराइज आप लोग कर सकते हैं, कंक्लूजन दे सकते हैं। तो काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखा गया है। जो भी बच्चे पास होने के प्रोस्पेक्टिव से, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, ये वाला वीडियो पास होने के प्रोस्पेक्टिव से, अगर आप लोग अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको हमारी चारों वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जहां पे डिटेल में एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने वहां पे कराया है, जिनके एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। अब यहां से देखेंगे वन शॉट के अंदर इमरजेंसी वीडियो वैसे है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जामिनेशन में
देखने को मिलेंगे, जिनसे आप लोग पास हो सकते हैं। अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका एक रहने वाला है एक स्कीम जिसको बोलते हैं वीआरएस, माने वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम एक ऐसी स्कीम थी जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंप्लॉयज के लिए, ताकि वो अपने तय टाइम से पहले रिटायरमेंट ले सके। माने जो उनका एक डेट रहता है उससे पहले अगर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं तो किस स्कीम के थ्रू लेते हैं वो बोलते हैं आप लोग उसको वीआरएस से। इज ए लीगल एंड ए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस थ्रू विच employees are offered the option to take the voluntary retirement from the service before the normal retirement age। नॉर्मल रिटायरमेंट एज से पहले अगर आप लोग रिटायरमेंट ले सके, ये वाली स्कीम क्या कहलाती है? वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम कहलाती है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज आल्सो नोन एज द गोल्डन हैंडशेक। किसको क्या बोला जाता है? गोल्डन हैंडशेक बोला जाता है। अब देखिए कौन कौन ऑप्ट कर सकता है वीआरएस को? जो परमानेंट इंप्लॉइज है या तो वो, या फिर जो बेसिकली कंप्लीट कर चुके हैं 10 ईयर ऑफ द सर्विसेज, माने कितने की? 10 ईयर ऑफ सर्विस को कंप्लीट कर चुके हैं, या जिनकी उम्र 40 से ज्यादा हो चुकी है। ओनली वॉलेंट्री, मतलब ये फोर्स नहीं है, उनकी मर्जी है, उनकी अपनी इच्छा है, निजी फैसला है, वो चाहे तो ले सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली कि क्या क्या रीजंस है जिनकी वजह से जो आपका वीआरएस है वो ऑफर किया गया था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग लिख के आ सकते हैं, जैसे कॉस्ट रिडक्शन हो गया, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए ये स्कीम लानी जरूरी थी, परफॉर्मेंस इश्यूज के लिए, मर्जर और एक्विजिशन के लिए, आपका क्या है, क्लोजर एंड द डिपार्टमेंट यूनिट्स व्हाट एवर यू कैन से, एंड बिजनेस लॉसेज एंड द फाइनेंशियल प्रेशर के लिए। तो आप लोग इस चीज को आप लोग जरूर ख्याल में रखिएगा, ये तमाम पॉइंट्स लिख के आइएगा। एक्सप्लेनेशन आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो वही बात है, जितना लंबा वीडियो होगा हो सकता है इसको अपलोड होते होते 12 या 1 बज जाए। मैं नहीं चाहता इसको टाइम रहते मैं अपलोड करना चाहता हूं, इंटरनेट भी नहीं है, जैसे तैसे करके हम लोग जुगाड़ करेंगे। तो ये बहुत बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको प्रेजेंटेशन साथ साथ प्रोवाइड कर रहा हूं। ये जो प्रेजेंटेशन है मैं बोलूंगा टीम को कि फटाफट से साथ साथ लगा दें, ताकि आप लोग इसको एक्सेस कर पाए और इसको डाउनलोड करके अपने पेपर के अंदर इजीली पास हो पाए। ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, इंडक्शन क्या होता है और प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, इंडक्शन और प्लेसमेंट के अंदर क्वेश्चन रिपीट होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए, प्लेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ए सेलेक्टेड कैंडिडेट टू द मोस्ट सुटेबल जॉब और ए पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड इंटरेस्ट। माने आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये प्लेसमेंट है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग असाइन करते हैं एक सिलेक्टेड कैंडिडेट को मोस्ट सुटेबल जॉब या पोजीशन के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी क्वालिफिकेशन, स्किल और इंटरेस्ट के बेस पे। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। वही इंडक्शन का मतलब होता है जस्ट इंट्रोडक्शन, आप लोग लेके चल सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू एम्प्लॉयज को टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कल्चर, पॉलिसीज, टीम मेंबर्स एंड द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन में मैंने दोनों चीजों को निपटा दिया है, करके जाइएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट और इंडक्शन दोनों के बीच में एक डिफरेंस पूछा गया है। तो यहाँ पे बेसिक ऑफ कंपैरिजन मैंने लिखा हुआ है, ये प्लेसमेंट रहने वाला है और ये इंडक्शन रहने वाला है। डिटेल में पढ़ा चुका हूं, यहां से इस क्वेश्चन को माय डियर फ्रेंड जरूर जरूर करके जाइएगा। एग्जाम के अंदर आने की पॉसिबिलिटी, संभावना, चांसेस ज्यादा रहने वाली है। मीनिंग के बेस पे, ऑब्जेक्टिव के बेस पे, व्हेन इट हैपन, फोकस, ड्यूरेशन, इन्वॉल्व और आउटकम के बेस पे आप लोग इन क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल वही क्वेश्चन है जिनके लिए आप लोग एक तरीके से बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज एटलीस्ट पीडीएफ भी दे दीजिए। तो मैं पीडीएफ भी आपको दे रहा हूं, वीडियो भी मैं आपको बना दिया है और मोटा मोटा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। बहुत डिटेल में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और इतना वक्त हमारे पास नहीं है कि मैं इस वीडियो को भी 1.5-2 घंटे पे लेके चला जाऊं, फिर आप लोगों को ही परेशानी होगी। तो आप लोग जरूर इन सभी चीजों को, इस मामले में रिस्क मत लीजिएगा। अगर आप लोग पास होना चाहते हैं तो इन तमाम चीजों को आप लोगों को पढ़ के जाना है। एक और क्वेश्चन जो 101% रिपीट होगा एग्जामिनेशन के अंदर, वो होगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। क्लियर है? ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है, डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करा देता हूं। ट्रेनिंग का मतलब होता है टीचिंग स्पेसिफिक स्किल फॉर द करंट जॉब। करंट जॉब के लिए, यानी कि करंट जॉब से रिलेटेड जो भी आपकी स्किल सिखाना अपने एम्प्लॉइज को, इंपार्ट करना, वो क्या कहलाता है? ट्रेनिंग कहलाता है। इंप्रूव करना नॉलेज को फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोस्पेक्ट से, वो डेवलपमेंट कहलाता है। ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो जॉब रिलेटेड एफिशिएंसी के अंदर एक तरीके से इंप्रूव करना, यहां पे इनहांस करना है लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटीज एंड द कैरियर ग्रोथ को। किसका मोटिव है? डेवलपमेंट का। अगर टाइम होरिजोन की बात करूं तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर मैं स्कोप की बात करूं
तो नैरो होता है, जॉब स्पेसिफिक होता है, इसका ब्रॉडर स्कोप होता है जैसे पर्सनालिटी, लीडरशिप और कैरियर ग्रोथ के लिए। ऐसे ही फोकस एरिया की बात करूं तो प्रेजेंट जॉब के ऊपर केवल ट्रेनिंग का फोकस होता है, फ्यूचर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए यहाँ पे कैपेबिलिटीज को डेवलपमेंट की हेल्प से एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है। टारगेट ग्रुप की बात करूं तो नॉन मैनेजरल और ऑप्शनल जो ऑपरेशनल इंप्लॉयज है उनकी ट्रेनिंग होती है, और डेवलपमेंट होता है मैनेजरल और ए फ्यूचर लीडर्स के लिए, ठीक है। ऐसे मेथड यूज कंडक्टेड बाय योर एग्जांपल, कुछ बेसिक पॉइंट है, एक बार रीड आउट करेंगे, एक बार गो थ्रो करेंगे तो इसकी आपको एक बेसिक समझ आ जाएगी और आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एक रात पहले पढ़ के भी आप एग्जामिनेशन के अंदर किस तरीके से पास कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आपका रहने वाला है डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ द इंटरव्यू। सबसे पहले इंटरव्यू की डेफिनेशन दीजिएगा, इसके बाद करीब 8 से 9 या 10 टाइप के इंटरव्यू होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 3 तरीके के 4 तरीके के बेसिक इंटरव्यू आपको बता देता हूं, जिनको अगर एग्जाम के अंदर आप लोग लिखाते हैं तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू इज ए स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन। ये क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन होता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एप्लीकेंट टू इवैल्यूएट द एप्लीकेंट से सुटेबिलिटी, एप्लीकेंट की सुटेबिलिटी को इवैल्यूएट करने के लिए ये एक स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन होता है किसी भी जॉब के लिए, बेस्ड ऑन द पर्पस, स्ट्रक्चर, स्टाइल, इंटरव्यू एंड कैन कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। मैंने बताया ना अलग अलग टाइप्स होते हैं, पहला आप लोग याद रखिएगा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू रहेगा, दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू रहेगा, तीसरा आपका पैनल इंटरव्यू रहेगा, चौथा आपका ग्रुप इंटरव्यू रहेगा। देखिए बहुत बेसिक फर्क आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब हर चीज पहले से डिसाइड होती है, कौन सा क्वेश्चन पूछना है, कब क्वेश्चन पूछना है, कितने क्वेश्चन पूछने हैं, जितने भी इंटरव्यू कैंडिडेट होते हैं सभी से तमाम सेमी सवाल पूछे जाते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर आपका एक तरीके का सवाल नहीं पूछा जाता, वो इंस्टेंटेनियस होता है, ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं, क्लियर है। तो एक बेसिक डिफरेंस होता है। इसका पर्पस क्या होता है स्ट्रक्चर्ड का, एंश्योर करना कंसिस्टेंसी को एंड कंपेयर करना कैंडिडेट की ऑब्जेक्टिवली को, क्लियर है। बेनिफिट्स क्या होता है, इजी टू इवैल्यूएट और लेस बायस होता है। ड्रॉबैक आप सभी इसके अंदर लिख सकते हैं, माने बहुत बेसिक पॉइंट है जो आपके इस क्वेश्चन के अंदर आपको लिखने हैं, इसके आंसर के अंदर आपको लिखने हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पैनल इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर, यहां पे अलग अलग लोग यानी कि ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर बैठे होते हैं, हु इवैल्यूएट द कैंडिडेट टुगेदर, जो एक कैंडिडेट को टुगेदर इवैल्यूएट करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पैनल इंटरव्यू कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, टू अवॉइड द इंडिविजुअल बायस को अवॉइड करने के लिए एंड असेस द कैंडिडेट फ्रॉम द मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव, और एक कैंडिडेट को अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से आपके एस करने के लिए क्या किया जाता है, इसका मेन पर्पज होता है। ऐसे बेनिफिट लिख दीजिएगा, ड्रॉबैक लिख दीजिएगा, और लास्ट क्या रहेगा, ग्रुप इंटरव्यू रहेगा, माने जितने भी आपके इंटरव्यू कैंडिडेट रहते हैं वो आपस में डिस्कशन करते हैं, फिर उनके बाद एक हेल्थी कन्वर्सेशन के बाद उनको इवैल्यूएट किया जाता है। तो इंटरव्यू के बेसिकली वैसे तो 8-9 मेथड होते हैं, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको ये 4 भी याद कर लिए ना पेपर के अंदर तो आप डेफिनेटली 4 के आ सकते हैं, काफी चीजें आपकी यहां से कवर हो जाती है, क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं, एक सवाल जो पेपर में आता है ऑन द जॉब मेथड की बात करते हैं और ऑफ द जॉब मेथड की बात करते हैं, क्लियर है। ऑन द जॉब मेथड और ऑफ द जॉब मेथड। ऑन द जॉब आप सभी को पता है जहां पे आपका वर्कफोर्स काम करता है वहीं पे आपकी ट्रेनिंग वगैरह करा दी जाती है, उनको ऑन द जॉब कहते हैं। और आपके जहां पे काम करते हो वहां से दूर अगर आपका कोई एक तरीके से टीचिंग चलता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, क्लियर है। यानी कि दोनों आपको याद रखने हैं। ट्रेनिंग मेथड्स आर द टेक्निक्स यूज्ड टू इंप्रूव द एम्प्लॉयज नॉलेज, स्किल, एबिलिटी और ए परफॉर्मेंस जॉब रिलेटेड टास्क इफेक्टिवली, क्लियर है। दीज मेथड्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरीज, कितनी कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और दूसरा क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज ए मेथड वेयर एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड एट देयर एक्चुअल वर्क प्लेस, ठीक है। कहां पे ट्रेन किए जाते हैं, एक्चुअल वर्क प्लेस पे ट्रेन किए जाते हैं, व्हाइल परफॉर्मिंग द जॉब, जब वो जॉब परफॉर्म करते हैं। इट इज लर्निंग बाय डूइंग, ये क्या होती है, लर्निंग बाय डूइंग होती है। वहीं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग रेफर टू द ट्रेनिंग दैट कंडक्टेड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, ये कहां पे होती है, अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस होती है, जैसे क्लासरूम क्लासेज हो गई, वर्कशॉप हो गई, ट्रेनिंग सेंटर हो गई, ये तमाम चीजें फोकस करती है लर्निंग देन डूइंग, क्लियर है। लर्न करना पहले फिर बाद में करना। कुछ फीचर्स आप लोग लिख के आ जाइएगा, मैंने डिटेल में वैसे तो पढ़ा रखा है ताकि आप लोग आसानी से पेपर के अंदर फोड़ के आ सके, क्लियर है। पास तो एटलीस्ट हो ही जाएंगे, इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो पास तो आप लोग आराम से हो जाएंगे, ऐसा मैं आपको ये दावा दे सकता हूं, ठीक है। आप लोग इस चीज को मान के चलिएगा। चलिए यहाँ पे आपका एक डिटेल कंपैरिजन भी मैं आपको दे रहा हूं, जिसको आप लोग ऑब्वियस सी बात
बात है करके जाइएगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, किन पैरामीटर के बेस पे मैंने इनको क्लासिफाई किया है, प्लीज इनको याद कर लीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसके एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। देखिए मैंने आपको बताया था इंटरनेट ब्रेकडाउन और इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन है, तो आगे कुछ थोड़ी सी देर की स्लाइड और है, 10-15 मिनट के, मैं फटाफट से आपको क्वेश्चंस बता देता हूं, जो डिस्कशन करना है वो कर लेते हैं, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके मोटा मोटा याद करके पेपर के अंदर पास हो सके। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियर प्लानिंग? कैरियर प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है? डिस्कस द रोल ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट इन द कैरियर प्लानिंग। ठीक है, ये आपको बताना है, रोल ऑफ एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट इन द कैरियर प्लानिंग क्या होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कैरियर प्लानिंग का मतलब होता है इट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस थ्रू व्हिच एन इंडिविजुअल सेट्स कैरियर गोल्स एंड आइडेंटिफाई द मीन्स टू अचीव देम। इट इन्वॉल्व्स मैचिंग एन एम्प्लॉयज एस्पिरेशन विद द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, रोल ऑफ एम्प्लॉयज इन ए कैरियर प्लानिंग, और दूसरा क्या है, रोल ऑफ मैनेजमेंट इन ए कैरियर प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिटेल में दे दिया है, इसको याद करके जाइएगा, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। अगला क्वेश्चन जो आपको नोट करना है वो आपका डिफाइन 360 डिग्री फीडबैक परफॉर्मेंस अपेरेजल टेक्निक। क्लियर है? काफी अहम टेक्निक हो जाती है, जहां पे आपको बताना है डिफाइन 360 डिग्री फीडबैक अपेरेजल परफॉर्मेंस टेक्निक को। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 360 डिग्री फीडबैक अपेरेजल इज ए कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस अपेरेजल मेथड इन विच एन एम्प्लॉय रिसीव फीडबैक फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज। यहाँ पे जो आपका फीडबैक मिलता है मल्टीपल सोर्सेज से मिलता है, इंक्लूडिंग देयर सुपरवाइजर, पीयर्स, सबऑर्डिनेट्स एंड द समटाइम इवन कस्टमर्स अलोंग विद सेल्फ असेसमेंट। क्लियर है? तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। की फीचर्स की अगर बात करूं तो देखिए आपका कंप्लीट व्यू ऑफ एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करना है, एनकरेज करना है सेल्फ अवेयरनेस को एंड द पर्सनल डेवलपमेंट को, फोकस ऑन द बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज को, लाइक टीम वर्क हो गया, लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ऑफन यूज्ड बाय द मैनेजरल और ए लीडरशिप रोल। ये मैनेजरल और लीडरशिप रोल के लिए 360 डिग्री फीडबैक परफॉर्मेंस अपेरेजल का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे क्या रहने वाला है, व्हाट डू यू मीन द पोटेंशियल अपेरेजल, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम द परफॉर्मेंस अपेरेजल। दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, आपका पोटेंशियल अपेरेजल क्या होता है और परफॉर्मेंस अपेरेजल क्या होता है, दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग इसको प्लीज प्लीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसको जरूर करके जाइएगा। ऐसे ही अगले एक क्वेश्चन है, ये थोड़े से थ्योरेटिकल है, मैंने बताया इमरजेंसी वीडियो है, तो इनका आंसर मैंने एज सच एज मेरे को मिला, मैंने आपके यहाँ पे टाइप करवा दिया है, केवल रीड आउट कर लीजिएगा और पेपर में लिखाइएगा। पहला क्वेश्चन रहने वाला है, डिफाइन टाइम एंड द पीसेस वेज रेट सिस्टम विद द रियल लाइफ एग्जांपल। ये पहला क्वेश्चन रहने वाला है। दूसरा है, एमरेजिंग ट्रेंड्स इन द सोशियो इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हैव द, आपका ये क्या लिखा हुआ, ट्रेमेंडस इंपैक्ट ऑन द टास्क ऑफ ए एचआर मैनेजर। व्हाट चैलेंजेस विद एचआर प्रोफेशनल फेस इन द अबव स्टेटमेंट। माने एचआर प्रोफेशनल के चैलेंजेस को आपको लिख देना है, डिटेल में इसको पढ़ लीजिए। एज ए रिक्रूटर मैनेजर ऑफ द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन द इंडिया, व्हिच सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट मेथड विल बी यू आपका रिकमेंड फॉर द एंट्री लेवल पोजीशन इन द वेरियस डिपार्टमेंट एंड व्हाई। ये आपका एक काफी अहम सवाल रहने वाला है। और एक लास्ट सवाल ये भी है, व्हाट डू यू मीन बाय द एम्प्लॉयज वेलफेयर सर्विसेज। इसका क्या मतलब होता है, डिस्कस द वेलफेयर सर्विसेज, इकोनॉमिक, रिक्रिएशनल एंड द फैसिलिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप लोग कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं आपका जुगाड़ हो सकता है। देखिए मैंने बताया था आप सभी अभी भी डिपेंडेंट थे वन शॉट के ऊपर, इतनी मेहनत मैंने आप सभी के लिए की, कल से मैं लगा हुआ हूं, इतनी सारी समस्याएं होने के बाद भी मैंने आपको एक एक यूनिट प्रिपेयर भी की है, आप सभी को डिलीवर भी की है, फिर भी मेरे को पर्सनली इस चीज से बहुत दिक्कत हुई कि आप लोगों ने किसी ने भी नहीं पढ़ा। जब मैंने आपका पोल किया तो आप लोग कहते हैं कि हमें वन शॉट चाहिए, तो जितने भी बच्चे केवल वन शॉट के भरोसे थे, तो माय डियर फ्रेंड्स इसको अच्छे से करके जाएंगे। और अगर आपके एग्जामिनेशन के अंदर इन वीडियो से क्वेश्चन फंसते हैं तो आप लोग आसानी से पास हो सकते हैं। लेकिन मैंने बताया इनिशियल लेवल पे मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, हम लोग क्लेम नहीं करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। हाँ क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेट सी बात है क्वेश्चन आने हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वन शॉट के अंदर से देखने को मिलेंगे, वही वन शॉट जो मैं इससे पहले डाल चुका हूं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 5 के लिए। तो उम्मीद करता हूं कुछ हद तक आपको एक होप जो आप वेट कर रहे थे कि यार कुछ बेसिक 5-10 क्वेश्चन मिल जाए
जिनको कर ले तो उनमें से 5-4 रिपीट हो जाए और हमारा पास होने का जुगाड़ हो जाए। तो उम्मीद करता हूं ये वाला वीडियो उस चीज को जस्टिफाई करेगा। और अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स लेके आने तो डेफिनेटली वन शॉट पर अभी चले जाइए। आज भी काफी टाइम पड़ा है, कल का आधा दिन आपके पास है। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे नंबर लेके आएंगे। बाकी चॉइस इज टोटली योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लकी प्लर।